नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। अरविंद केजरीवाल को आज यानी मंगलवार को अमंगल वाली खबर मिली। अरविंद केजरीवाल जब तिहाड़ जेल में अपनी बैरक में मौजूद थे तब उनके वकील दिल्ली हाई कोर्ट में उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ अर्जी पर जज को दलील दे रहे थे, लेकिन जब अदालत ने अपना फैसला सुनाया तो दोनों पक्ष के वकील सुनते रह गए। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर आज कोर्ट का ऑर्डर बता रहा है कि यह केस किस तरफ आखिर बढ़ रहा है। मार्च से तिहाड़ में बंद अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी की उम्मीदों पर जैसे बिजली गिरी। शराब घोटाले में गिरफ्तार हुए केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध बताकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। कोर्ट में केजरीवाल के वकील ने अर्जी दिखाई। दिल्ली हाई कोर्ट बोला यह याचिका जमानत के लिए नहीं है। केजरीवाल ने कहा गिरफ्तारी नाजायज। दिल्ली हाई कोर्ट बोला बिल्कुल जायज है। केजरीवाल ने कहा राजनीति हो रही है। दिल्ली हाई कोर्ट बोला यह दलील खारिज की जाती है। दिल्ली हाई कोर्ट में बहुत उम्मीदों के साथ गए अरविंद केजरीवाल। खासकर संजय सिंह को मिली जमानत के बाद आम आदमी पार्टी के हौसले भी बुलंद थे। देखो देखो कौन आया। लेकिन मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट में जब जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत लगी तो मिनटों के अंदर अदालत में सब कुछ ऐसे गुजर गया जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि अदालत इस चरण में आरोपी से सरकारी गवाह बने गवाहों के बयानों की जांच नहीं कर सकती। हालांकि आरोपी को ट्रायल के दौरान इस पर सवाल उठाने का हक जरूर है। जांच एजेंसी यानी ईडी को आरोपियों की सुविधा के हिसाब से जांच का निर्देश नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता यानी कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी को टालने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो जांच एजेंसी यानी ईडी पर दुर्भावना का आरोप नहीं लगा सकते। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा कि अदालत कानून के हिसाब से काम करती है, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के मुताबिक नहीं। कोर्ट ने कहा कि अदालत का काम सबूतों के आधार पर न्याय देना है और वो किसी दबाव में नहीं आती। अब ये बात साफ है कि अरविंद केजरीवाल अभी तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को सही बताया है। कोर्ट ने कहा है कि इस केस में गोवा चुनाव में पैसे भेजने के सबूत दिखे हैं और ईडी को मिली रिमांड गैर कानूनी नहीं है। कोर्ट ने केजरीवाल की दलीलें खारिज कर दी कि उनकी गिरफ्तारी के लिए पूरे सबूत नहीं है। कोर्ट ने गिरफ्तारी की टाइमिंग से लेकर सरकारी गवाहों पर उठाए गए सवाल को खारिज कर दिया। आज जो फैसला आया वो फैसला जज ने बहुत मेहनत के बाद, सारा एविडेंस देखने के बाद, केस फाइल देखने के बाद, सारी जांच करने के बाद जजमेंट दिया है और न्याय किया है। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि एविडेंस मिला है और एविडेंस जो है मनी लॉन्ड्रिंग और मनी ट्रेल पूरा मिला है। ये सारी जिक्र जो है, ये सारा जिक्र जो है जजमेंट में है। केजरीवाल ने कहा कि अरेस्ट गलत है। कोर्ट ने उसकी जो दलील है, उसकी जो बहस है वो खारिज कर दी, बोले अरेस्ट लीगल है। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर चल रहे सियासी तूफान से कोर्ट ने खुद को बेअसर बताया है, लेकिन कोर्ट के बाहर फिर इस जंग का नया मोर्चा खुल गया है। आज जो फैसला हाई कोर्ट का आया है, कोर्ट है, कोर्ट के इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन का हम सम्मान करते हैं और हम सम्मान पूर्वक ये कहना चाहते हैं कि हम इस फैसले से सहमत नहीं हैं और इस फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आज माननीय उच्च न्यायालय ने श्री केजरीवाल के संदर्भ में जो निर्णय दिया है उससे तथ्यों के कठोर धरातल पर आम आदमी पार्टी का अहंकार चकनाचूर हो गया है।
गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुनाते वक्त दिल्ली हाई कोर्ट की कुछ बातें देख लीजिए। दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का जांच में शामिल ना होना एक आधार है, पर अकेला आधार नहीं, उनके खिलाफ पर्याप्त सामग्री है। अदालत ने यह भी कहा कि कोर्ट कानून से चलती है, राजनीतिक पार्टियों से नहीं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नहीं है और ना ही रिमांड ऑर्डर अवैध है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अरविंद केजरीवाल की याचिका में उनकी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के विरुद्ध बताया गया था। हालांकि जज स्वर्ण कांता शर्मा ने अपने फैसले में ये कहा कि इस मामले में अप्रूवर के पीएमएलए की धारा 50 के तहत दिए गए बयान और सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दिए गए बयान में फर्क है। इस ऑर्डर से केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा कि उसके सामने ईडी की ओर से जो फाइल और सामग्री पेश की गई और साथ में ट्रायल कोर्ट ने जो रिमांड ऑर्डर जारी किया वो 2 लाइन का नहीं था बल्कि रीजन ऑर्डर था। कि ये पूरा का पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं, ये मामला हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। न्यायालय पर राजनीतिक टिप्पणियां मत करिए। और आपने सहमत की बात कही, इतनी बड़ी लानत मिलने के बाद आपको लगता है कि सहमत होने की जहमत वो उठा सकते थे? तो जो कुछ हो रहा है ये इनएविटेबल था, ये अवश्यंभावी था। गोवा चुनाव का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा कि ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ जो भी कोर्ट में अभी तक पेश किया है वो काफी है। हाईकोर्ट से मिले झटके के बाद अब अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और वो 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में हैं। इस वक्त अरविंद केजरीवाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच घमासान वाली पॉलिटिक्स हो रही है। न्यायालय का फैसला अरविंद केजरीवाल जी के मामले में आया है, लेकिन जैसा पिछले कई दिनों से लगातार मैं कह रहा हूं, मैं फिर उस बात को दोहरा रहा हूं पूरी मजबूती के साथ और जिम्मेदारी के साथ कि ये पूरा का पूरा मामला भारत की राजनीति में आजादी के बाद से लेके सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। और ये जो केस है सारे का सारा, इसमें ये कहना कि उसने गवाही दी तो केस बना, इसने गवाही दी तो केस बना, ये गलत है। तो बड़ा स्पष्ट है, अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट हैं। अरविंद केजरीवाल जेल में रहेंगे। केजरीवाल अभी तिहाड़ में रहेंगे। मनीष सिसोदिया भी तिहाड़ में हैं। सत्येंद्र जैन भी अंदर हैं। संजय सिंह बाहर आ चुके हैं। संजय सिंह की रिहाई के बाद आम आदमी पार्टी लगातार जांच एजेंसियों पर सवाल उठा रही है। देश की सबसे दिलचस्प चुनावी जंग इस वक्त यूपी में चल रही है और वो भी पश्चिम उत्तर प्रदेश के 30 जिलों में। यहां सबसे बड़ा चुनावी समर चल रहा है। पहले और दूसरे फेज में वेस्ट यूपी और रोहिलखंड की कई सीटें हैं और यहां पर चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी और अखिलेश ने नया दांव भी चल दिया। इसे कांग्रेस का पायलट प्रयोग कहा जा रहा है। उन्नीस अप्रैल को उत्तर प्रदेश के अंदर पहला वोट पड़ने जा रहा है। उससे पहले इंडिया अलायंस और भारतीय जनता पार्टी के बीच रैलियों का महायुद्ध शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम उत्तर प्रदेश और रोहिलखंड की जमीन को अपने इरादों से नाप रहे हैं और दूसरी तरफ अखिलेश यादव और राहुल गांधी 12 अप्रैल को पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर एक संयुक्त रैली करने की जबरदस्त योजना पर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीलीभीत के अंदर एक बड़ी रैली की है और यहाँ पर देश की जनता के मन को छूने वाले एक एक मुद्दे को और इंडिया अलायंस को घेरने वाले सभी बड़े मुद्दों पर अपनी बात जनता के सामने रखी है।
दूसरी तरफ न्यूज 18 इंडिया के रिपोर्टर्स ने रोहिलखंड के पीलीभीत इलाके के कई गांवों का दौरा करके माहौल समझने की कोशिश की है। पीलीभीत के बागीचों में इस वक्त क्या चर्चा हो रही है? पीलीभीत के लोगों में राम मंदिर को लेकर क्या भावना है? राम में है राम, राम चित्त को संभाल लेना, आज के समय के सुनो उद्गार राम है। राम में समाया सारा विश्व जान लेना आप, राम संस्कार कल्पना विचार राम है। मंद बुद्धि अर्थहीन ढूंढ रहे राम जी को। और कुम्हारों से लेकर पीलीभीत की महिलाएं तक क्या सोच रही हैं, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले 19 और 26 अप्रैल की बात करेंगे। ये 2 तारीख बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर 19 अप्रैल को पहले चरण का और 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान है। 19 अप्रैल को सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत में वोट पड़ेंगे। वहीं 26 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान में अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा लोकसभा सीट के लिए मतदान होंगे। पीलीभीत की सीट पर भी 19 अप्रैल को मतदान होगा और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी रैली की है। अगर पीलीभीत जिले की आबादी के समीकरण की बात करें तो पीलीभीत के अंदर 71% हिंदू आबादी है, 24% मुस्लिम आबादी, 0.17% क्रिश्चियन आबादी और 4.17% सिख आबादी है। पीलीभीत के अंदर सिख वोटर को सीधे संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने CAA के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर अल्पसंख्यक सिख पीड़ित और उनकी नागरिकता के लिए ही CAA को लाया गया है। आप मुझे बताइए, मेरे इन हिंदू भाइयों बहनों को, मेरे इन सिख भाई बहनों को भारत अगर नागरिकता नहीं देगा तो कोई और देगा क्या? जल्द ही इंडिया अलायंस संयुक्त रैलियां पश्चिम उत्तर प्रदेश और रोहिलखंड के इलाकों में करने जा रहा है। इस सप्ताह राहुल गांधी और अखिलेश यादव की संयुक्त सभा अमरोहा जिले में होने वाली है। उत्तर प्रदेश में पहले और दूसरे चरण के मतदान में लगभग 16 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है और यहां पर प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत और सचिन पायलट की रैलियां और रोड शो होने जा रहे हैं। अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ी मुश्किल की बात यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यादव वोटरों की संख्या उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्सों के मुकाबले काफी कम है। अखिलेश यादव और मुस्लिम के बेस पर अपनी राजनीति करते हैं। यही वजह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी के साथ में गठबंधन करके जाट और मुस्लिम के बेस पर वो बीजेपी को हराने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन जयंत चौधरी के बीजेपी के पाले में जाने के बाद अखिलेश की यह प्लानिंग कामयाब होती हुई नहीं दिख रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने एक और बड़ा दांव चला है और ये दांव क्या है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम रोहिलखंड के माहौल को जानने के लिए पीलीभीत का दौरा करेंगे, जहां पर कई गांवों में हमारे रिपोर्टर्स ने दौरे किए। चुनावी मौसम है और हर तरफ चुनावी चर्चा भी हो रही है। चाहे फिर आप कोई भी काम करें, ये मछली पकड़ने के लिए जाल बना रहे हैं। किस तरफ है हवा? ये हवा इस समय मोदी जी का है। मोदी जी पे वोट किसको देना है ये पता है। आप कह रही हैं रोजगार नहीं है, आप कह रहे हैं बंदर हमला करते हैं, आप कह रही हैं बाघ हमला करते हैं, फिर भी वोट मोदी को इसलिए देंगे क्योंकि जब मोदी आए तो हमारे यहाँ कभी लाइट नहीं था। मैं यहाँ की लड़की हूँ और यहीं पे मेरी शादी हो रखी, लेकिन बिजली कभी नहीं था। जब मोदी आई तो हमारा हर घर में बिजली पहुँचाया। पिछले 2 लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी की ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपनी जड़ों को पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर मजबूत करने के लिए राजस्थान के अपने 2 बड़े नेताओं को पश्चिम उत्तर प्रदेश के जंगी मैदान में उतार दिया है। इनमें पहला नाम है अशोक गहलोत का, जो ओबीसी वर्ग से आते हैं, और दूसरा नाम है सचिन पायलट का, जो राजस्थान के बड़े गुर्जर नेता हैं और गुर्जर समुदाय के बीच में उनकी काफी लोकप्रियता मानी जाती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी ओबीसी लीडर हैं, इसीलिए कांग्रेस पार्टी का ये दांव कितना चल पाएगा कहना मुश्किल है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश और रोहिलखंड के मुद्दे पर बात करते हुए गन्ना किसानों को सीधे संबोधित किया है।